तो तो बेटा क्या करना क्या है ना, इस प्रोग्राम की बेसिक फिलॉसफी क्या है कि थोड़ी सी कुछ, वैसे तो सब लोग आप समझदार हो, आपको सारी बातें पता ही है, लेकिन फिर भी एज ए स्टार्टिंग पॉइंट मुझे बताना है तो मैं बता देता हूँ कि बेसिकली ये ट्रेनिंग है। ये वर्ड ही ना, वर्ड सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इंटेंसिव, इंटेंसिव वर्ड की इंपॉर्टेंस ये है कि यूपीएससी के अंदर अगर आप देखो तो इस इंटेंसिव वर्ड के ऊपर ज्यादा काम नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि 2-3 साल निकल जाते हैं प्रिपरेशन करते करते, सिलेबस करते करते। लेकिन लाइफ में रिजल्ट जब आता है ना, जब आप बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट बन जाते हो और जब आपकी बेस्ट राइटिंग एकदम क्लीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में जब आंसर आते हैं, वो ना तब तक नहीं आते जब तक आपने इंटेंसिव राइटिंग नहीं करी होती है। तो ये जो इंटेंसिव राइटिंग है ना, ये प्रिपरेशन, पता है, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन में होती है। वहां पर बहुत इंटेंसिव राइटिंग होती है, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, बहुत इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं ये लोग, जेई की प्रिपरेशन वाले लोग। लेकिन ऐसी इंटेंसिव प्रिपरेशन ना यूपीएससी में मिसिंग है। वो इसलिए मिसिंग है कि एक तो सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, तो सिलेबस को पूरा करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और सबको ना रिटर्न नहीं लगता है। मेजोरिटी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को उस इंटेंसिव काम में ना रिटर्न नहीं दिखाई देता। उनका होता है कि एक ग्रुप आया जिसको आपने मेजर मेजर मेन कोर्स सेल करा, एक फाउंडेशन दिया और आप आगे बढ़ गए। क्योंकि इंटेंसिव के लिए है कि आपको एक टीम बना के ना काम करना पड़ेगा उन 8-10 आदमियों पे, और इसमें लगेगा जोर, और इसमें लगेगी मेहनत, और इस मेहनत से ना सब बचना चाहते हैं क्योंकि इसमें कोई रिटर्न नहीं है कुछ एज सच, क्योंकि आप लोग सब पढ़, मेरा कोर्स ले चुके हो, पढ़ चुके हो, सब कुछ कर चुके हो। अब ये, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब ये है कि बार बार एक चीज करना, बार बार, क्योंकि प्रेसिशन और जो परफेक्शन है आंसर में जो डिमांड की जा रही है, क्योंकि बाय द टाइम लोग लंबे टाइम तक इस प्रिपरेशन में होते हैं, तो कोई सेकंड अटेम्प्टर है, कोई थर्ड अटेम्प्टर है, कोई फोर्थ अटेम्प्टर है। जैसे आपने इस बार मेंस नहीं लिखा है, तो जिस साल जब आपका कंपटीशन होने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो उसमें से बहुत सारे बंदे वही होंगे जिन्होंने इस साल राइटिंग प्रैक्टिस करी है, और वो एक राउंड आगे होंगे। तो अगर आप ये चाहते हो कि वो सारे राउंड्स का एडवांटेज खत्म हो जाए, जैसे कि राइटिंग प्रैक्टिस में भी ना रिटर्न एक लिमिट तक ही होता है। जैसे इकोनॉमिक्स में सबको पता है, आपको ये डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जैसे गिरता है, वैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ राइटिंग भी गिरता है। लेकिन ये जो इनिशियल पार्ट है ना बेटा, इसमें प्रोडक्ट जैसे लेबर का इंक्रीज होता है ना, ऐसे ही आपका राइटिंग प्रैक्टिस, अगर मैं एक्स एक्सिस पे लूं, और आपका प्रोसीजर मैं वाई एक्सिस पे लूं, तो ये एक लिमिट तक बढ़ेगा। तो हम, और एक लिमिट के बाद ना इसका इसका भी लाइफ में हर चीज का एक लेवल ही होता है, उसके बाद कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा आपको एज सच। तो ये वाली जो रेंज है ना, ये वाली जो रेंज, ये रेंज या तो आप सीधा जाके प्रीलिम्स और मेंस के बीच में करो, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। उस वक्त अगर आपकी गलतियां निकलने लग गई, अगर उस वक्त आपकी मिस्टेक्स निकलने लग गई, और उस वक्त आपसे बेटर कोई आंसर लिख रहा है, कंपैरिजन उन्हीं से होना है, तो रिलेटिव है गेम। अगर आपसे बेटर कोई टेस्ट सीरीज में आंसर लिख रहा है और मैं आपको उनके आंसर शेयर कर रहा हूँ, और जब तुम उसे देख रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे में तो बहुत गैप्स हैं, दिखाई दे रहे हैं, उस वक्त मोटिवेशन लूज हो जाएगा। क्योंकि वो टाइम पीरियड ना वैल्यू एडिशन का नहीं है, वो टाइम पीरियड तो रिवीजन का है, मल्टीपल रिवीजन, कितना बेस्ट मेमोरी में स्टे रख सकते हो। तो ये जो इनिशियल फेज है, या तो इसको भाई प्रीलिम्स और मेंस के बीच में करे आदमी, ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, या फिर इसको अभी करो दिसंबर तक, और आप कम से कम यहां तक पहुंच जाओ दिसंबर तक, इस प्रैक्टिस का फायदा उठाओ। फिर थोड़ी फिलोसफिकल, ये फिलोसफिकल क्या मतलब, प्रैक्टिकल चीजें जो एम्पेरिकल रिजल्ट बताते हैं कि आपकी प्रिसीजन इंप्रूव कैसे होती है। तो कई टॉपर्स ने भी बताया, कई मोटिवेशनल स्पीकर भी बताते हैं कि एमआईटी में कोई रिसर्च दिया गया था, और फोटो खींच के लाना था। एक बंदे को बोला कि एक बेस्ट फोटो खींच के लाओ, और एक ग्रुप को बोला कि जितने मैक्सिमम खींच के ला सकते हो ले आओ। तो जिसने एक खींच के लाया, उसके फोटो से बेटर फोटोज उनके थे
जिन्होंने बहुत सारे फोटोज खींचे थे, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल प्रैक्टिस करी थी। फिर ऐसे ही एक और जो पावर ऑफ हैबिट करके एक बुक है, ठीक है, तो पावर ऑफ हैबिट चार्ल्स दुहिग की, तो इसके अंदर मैंने भी एक लेसन सीखा था, और वो लेसन ये था कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी बनाने से बेटर पता है क्या होता है, एक सिंपल स्ट्रेटेजी और जिसका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स। तो इस बंदे ने इस बुक में बताया कि कैसे एक अमेरिकन फुटबॉल में एक जो सबसे लीस्ट फेवरेट थी, जो सबसे लास्ट रैंक वाली टीम थी, एक सीजन के अंदर उसको टॉप पे पहुंचा दिया था, और उसका जो सीक्रेट था वो ये था कि वो बार बार एक चीज करवाता था। आपने ब्रूस ली की भी एक कोट सुनी होगी कि आई फियर द वन हु प्रैक्टिस वन किक मैनी नंबर ऑफ टाइम, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम। तो ये जो प्रोग्राम तुम्हें दिख रहा है ना, ये इसे फिलॉसफी पे बेस्ड है कि ये तुमसे ना इतनी बार लिखवाएगा, इतनी बार लिखवाएगा कि वो चीजें ना तुम्हारे माइंड में प्रिंट हो जाएगी, उनका फॉर्मेट और वो टॉपिक्स। तो आपको एडवांटेज उतना ही ज्यादा मिलेगा जितने तुम्हारा यहाँ पर राइटिंग बार बार होगी। इससे दो चीजें आएंगी, एक तो तुम्हारी प्रिसीशन, प्रिसीशन बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है, और दूसरा प्रिसीशन के बाद ना तुम क्रिएटिविटी भी सीख जाओगे। नेक्स्ट राउंड में तुम क्या करने लग जाओगे कि पेपर वन के साथ पेपर टू मिक्स करने लग जाओगे, ठीक है, पेपर टू की कुछ डेटा, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे तो अच्छा स्ट्राइक करा तो चलो मैं डाल दूं एक पॉइंट। ऐसे ही पेपर टू में पेपर वन की थ्योरी पढ़ते वक्त, ओ ये इंडिया की इकोनॉमी में यार ये थ्योरी तो एप्लीकेबल नहीं हो रही, लेकिन ये सब चीजें आएंगी कैसे? जैसे कि क्या कहते हैं, अभी डिबेट पिछले कुछ टाइम से क्या चल रहा है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है उसमें फूड बास्केट की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फूड जो है बहुत वोलेटाइल होते हैं उसके प्राइसेस। तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन को जो है कंसिडर करता है, और हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर ने इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में कहा कि हमें कोर इन्फ्लेशन वाले जो इश्यूज हैं उस इंडेक्स को देखना चाहिए, उन उस बास्केट को देखना चाहिए जो कोर इन्फ्लेशन को दिखाती है, और उसके अकॉर्डिंग हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर फूड इन्फ्लेशन को हम देखेंगे तो फूड इन्फ्लेशन तो इरेटिक रहती है, बहुत जल्दी वोलेटाइल रहती है। तो अभी अगर इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ लेस है तो आपकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आनी चाहिए, राइट, क्योंकि डिमांड साइड लो है। अगर आप यहाँ पे हो अ, तो आपको पता ही है बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, तो डिमांड साइड प्रॉब्लम है, तो एडी को राइटवर्ड शिफ्ट करना है। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि इन्फ्लेशन 6% के टॉलरेट लेवल से ज्यादा है। तो अगर हो सकता है उसके अंदर जो मेजर प्रॉब्लम है जिसने वो इन्फ्लेशन को राइज कर रखा है वो फूड बास्केट से हो, फूड बास्केट को हटा दो। क्योंकि पूरे के पूरे कोर पूरी की पूरी इकोनॉमी की जो एग्रीगेट डिमांड की जो शॉर्टेज है उसको सफर करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन। जबकि फूड इन्फ्लेशन ट्रू इन्फ्लेशन नहीं दिखाती, क्योंकि वो सीजनल होती है, कोर इन्फ्लेशन पर आपको ज्यादा फोकस करें। तो ये ऐसी जो चीज है, इसको अंदर जब आप बता रहे होगे तो फिलिप्स कर का पॉइंट लेके आ जाओ, कुछ कुछ मतलब मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये जो चीजें होती है ना, ये ना एक बार में नहीं आती, नेचुरल नहीं निकलती है, किसी में इतनी नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है बेटा, ये प्रैक्टिस करने से आती है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना पता चलेगा। तो जैसे मैं खुद के एग्जांपल दूं, मेरी बहुत चीजों में कुछ स्टूडेंट्स ने मेरी खुद की इम्प्रूवमेंट कराई है। जैसे कि लास्ट वीक में एक स्टूडेंट अनिरुद्ध ने एक चीज में करेक्शन कराई मेरी, उससे पहले एक स्टूडेंट अभी है उसने कराई, उससे पहले एक नीतीश नीतीश भी है शायद क्लास में, नीतीश ने मुझे बताया ट्रेड का एक कुछ प्रॉब्लम था। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी बार आप उस चीज को देखोगे करोगे ना, तो वो प्रेसिशन उतनी ज्यादा बेटर बनता है, नेचुरल किसी का प्रेसिशन नहीं है। तो आपको क्या करना है ना, ये प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइंड है कि ये तुम्हें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और कुछ नए भी ऑफ कोर्स, उनको बार बार लिखवाएगा। तो पहला राउंड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला राउंड जो है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला राउंड, पहले राउंड में क्या करना है, पहले राउंड में छोटे टेस्ट, छोटे टेस्ट मतलब मैं तुम्हें ये डे फिफ्थ दिखाता हूँ, ठीक है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट है। तो इसको करना किस तरीके से, तुम ना दो टाइप के बंदे हो सकते हो, तुम दो टाइप के हो सकते हो, एक तो वो जो सब कुछ करके बैठे हुए हैं और जिन्होंने असाइनमेंट लिखे थे, जिन्होंने असाइनमेंट लिखे हुए थे। तो जिन्होंने असाइनमेंट लिखे थे ना बेटा, ठीक है,
जिन्होंने असाइनमेंट लिखे थे उनको ये अलग तरीके से करना है, और जिन्होंने कभी भी असाइनमेंट नहीं लिखी, ये फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, उनका ये अलग तरीके से करना है। तो पहले देखते हैं किन्होंने असाइनमेंट लिखे थे। तो जिन्होंने असाइनमेंट लिखे थे वो क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, ये टेस्ट ये टेस्ट आपको दिया गया होगा, इस टेस्ट के क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, कोई बुराई नहीं है उसमें, कुछ नहीं खराब होगा आपसे आपका। आप उन टेस्ट के क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। और फिर पढ़ने के बाद आपको पता चल गया क्या पूछा गया, आप उसे रिवाइज करो। और रिवाइज करने के बाद जब वो रिवाइज हो जाए, उसके बाद आप टेस्ट लिखो। और जब आप टेस्ट लिखो तो टाइम बाउंड मैनर में लिखो और मेमोरी बेस लिखो। मतलब आपको कोई मदद नहीं लेनी है, आपको किसी चीज में कोई मदद नहीं लेनी। आपने सुबह देखा, पढ़ा, और फिर उसके बाद आप गए, आपने टाइम बाउंड मैनर में लिखा। जैसे कि 10 मार्कर के लिए शायद बोलते हैं 8 मिनट्स के अंदर, तो आप स्टार्टिंग में 10 मिनट्स लगा लेना, 15 मार्कर के लिए 15 मिनट्स दे देना एक आंसर को, इससे ज्यादा नहीं देना। फिर धीरे धीरे वो ऑफ कोर्स घटाना है, वो पहले राउंड में तो आप 7 मिनट में लिख नहीं दोगे। तो आपको इस तरीके से एक टाइम बाउंड मैनर में एक पहले से फिक्स करके चल रहा है कि हाँ, नॉर्मली 7-8 मिनट्स होनी चाहिए, तो चलो ठीक है मैंने 10 मिनट्स दे दी 10 मार्कर के लिए। फिर 15 मार्कर के लिए भी आपने चलो भाई 17 मिनट्स का कुछ क्राइटेरिया रख लिया, ठीक है। तो 15 मार्कर के लिए आपने 17 मिनट्स का क्राइटेरिया रख लिया, 10 मार्कर के लिए किया, ऐसे ही 20 मार्कर के लिए 20 मिनट्स का क्राइटेरिया रख लिया। तो आपको क्या करना है बेटा, कि ये जो है टाइम बाउंड मैनर में काम करना है। अब दूसरी कैटेगरी आती है। तो पहली कैटेगरी तो वो जिन लोगों ने मेरे साथ पहले असाइनमेंट लिखे थे फाउंडेशन कोर्स करते वक्त, तो उन लोगों को अब की राउंड में क्वेश्चन पहले पढ़ लो, सुबह देख लो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। या तुम्हें नहीं देखने तो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, उनको प्रिपेयर करके आ जाओ, और बिना उसको देखे आप दे सकते हो क्वेश्चन को। अदरवाइज जिन्होंने लिख लिया, जिन्होंने असाइनमेंट लिख रखा है, उनको ये टेस्ट मेमोरी बेस्ड देना है, टाइम बाउंड मैनर में देना है। दूसरी कैटेगरी वो बंदे हैं जिन्होंने ना कभी आंसर राइटिंग करी नहीं, जो नॉन असाइनमेंट वाले हैं, लेकिन अब जिनके कोर्स हो गए हैं, ठीक है। अब आपका कोर्स अगर हो गया है पूरा, नहीं तो एटलीस्ट मतलब पेपर 1 पूरा हो गया है और पेपर 2 का आधा हो गया है, लगभग 30-40% हो गया है, तो तुम कर सकते हो इसको। अब तुम्हें क्या करना है, नॉन असाइनमेंट वालों को, तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें ये ओपन बुक लिखना है, तुम्हें ये क्वेश्चन उठाने हैं, क्वेश्चन देखने हैं, और भाई तुम अपना क्वेश्चन के साथ अपने सोर्सेज को खोल के बैठ जाओ, और तुम इसे लिखो और अगले दिन सबमिट करो, ठीक है। एक कंडीशन सिर्फ क्या है बेटा, एक कंडीशन ये है कि आप अगर बहुत लेट मुझे ये दोगे तो वो चेक नहीं हो पाएगा। मतलब आप इसको स्टार्ट करते हो तो आपको मैक्सिमम एक दिन का लीवरेज है, ठीक है। जैसे डे 1 का है तो आप डे 3 को उसको दे सकते हो ना, मतलब डे 2 को भी उसको दे दो एक, मतलब कोशिश करना। अब अगर मेरे को एक हफ्ते बाद दोगे तो बेटा पॉसिबल, ठीक है। तो नॉन असाइनमेंट वालों को क्या करना है कि भाई सुबह उठे, क्वेश्चन देखा, आपको सोर्सेज पता ही है कहाँ से क्या पढ़ा है, उसको अच्छे से पढ़ा, और फिर प्रिसाइज आंसर लिखा एकदम परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट आंसर लिखने के बाद वो रात को सबमिट करके सोया। बेस्ट ये है, अगर मैं तुम्हें बताऊं, रोज का काम रोज करो, रोज का काम रोज करो। ये बेटा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से 2 घंटे का काम है। ओपन बुक भी, जिसने पहले बार नहीं लिख रखा, जो पहले से लिख चुका है, उसको तो मतलब 45 मिनट्स में ये काम खत्म करना है और आगे बढ़ जाना है। 45 मिनट से बड़ा कोई भी टेस्ट नहीं है इसमें। जिन बंदों ने असाइनमेंट लिख रखा है उनके लिए 45-50 मिनट से ज्यादा लगनी नहीं चाहिए। रोज की ये एक सिंपल ट्रेनिंग है बस, एवरीडे की एक ट्रेनिंग है बस, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जिन्होंने असाइनमेंट नहीं लिखा उनको जोर पड़ेगा, तो वो अब अपना सुबह उठो, क्वेश्चन पढ़ो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने हिसाब से ये रोज आंसर लिखो और सबमिट करके सो जाओ, ठीक है। अब ये प्रोग्राम कितना पावरफुल है, ये इसी चीज पे निर्भर करता है तुम इसको कितनी देर में करोगे। अगर तुम इसको 30 डेज बनते हैं, जो इसको जितनी जल्दी करेगा वो उतना पावरफुल है। क्योंकि बेटा वहां पर आपको 70-80 डेज ही मिलेंगे, और वहां पर बहुत सारे
सब्जेक्ट है। अगर तुम रियल फील लेना चाहते हो ना कि उस 2 ढाई महीने में कैसी प्रिपरेशन होती है, क्या मेंटल प्रेशर रहता है, इस पे ले लो। इस टेस्ट सीरीज पर तुम सेम प्रेशर फील करोगे एग्जैक्ट लेवल का, क्योंकि इसमें आप दिन मिस नहीं कर सकते। आपको ये 30 दिन के अंदर काम खत्म करना है, ठीक है। अगर 30 दिन ना हो पाए तो 60 डेज, ठीक है। तो मैक्सिमम, मैंने बोला तो है कि करने को पूरा साल लिख दिया है इसमें वैलिडिटी, ठीक है। अब कोई करके के देगा तो कर देंगे भाई, चाहे ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम इसका एडवांटेज उठाओ, तो तुम्हारे को अपने लिए खुद सेल्फ डिसिप्लिन होके 30 डेज में ये देखना है। और ये बहुत ही पावरफुल चीज है, मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता सकता हूँ। क्योंकि यही वो चीज है जहां पर आपके पेपर निकालने वाले लोग और ना निकालने वाले लोगों को जो सेपरेट करती हैं। ये डिलीवरी ये डिलीवरी है, ये डिलीवरी की प्रैक्टिस है। अगर आप 30 डेज तक लगातार लिखते हो, और ये 30 डेज भी नहीं, क्योंकि फुल लेंथ है तो इसमें मैं टाइम दे दूंगा आपको, ठीक है। बट जैसे कि ये मिनी टेस्ट है, ये 6 दिन है, तो भाई 6 दिन लगातार लिख। फिर फुल लेंथ आ रहा है, रेस्ट करना है, 2 4 दिन ले लो, फिर फुल लेंथ लिख लो। लेकिन जब भी आप मिनी टेस्ट सेक्शनल लिखना शुरू करो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जैसे कि ये 7 8 9 10, ये 8 9 10 11, ये ग्रोथ और डेवलप, इंटरनेशनल ट्रेड और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, तो ये सारे एक साथ लिखो। फिर 2 दिन का गैप लेके फिर फुल लेंथ लिख लो। तो हर फुल लेंथ से पहले आप 2 दिन का गैप ले सकते हो, ठीक है। हर फुल लेंथ से पहले 2 दिन का गैप ले सकते हो। तो तुम्हारा आइडियली है बेटा, 50 डेज में अगर तुम ये प्रोग्राम कर देते हो, जो कि दिसंबर से पहले ही है, तो ये बहुत पावरफुल चीज है। पूरा सिलेबस तुम्हारा एक बार मेमोरी में से निकल जाएगा, जो तुम्हारी कमियां होंगी तुम्हें दिख जाएंगी। और तुम्हारी प्रिसीजन जो फर्स्ट राउंड है वो क्लियर हो जाएगा। फिर तुमको कॉन्फिडेंस आया करेगा। फिर जब, मैं आपको बताता हूँ क्या होता, क्या है ना, जो बच्चे कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करके आते, जिन्होंने पहले बिल्कुल नहीं लिखा होता, सपोज करो, वो प्रीलिम्स निकालते हैं। इन लोगों के साथ क्या होता है, प्रीलिम्स निकालते हैं और बहुत जुबिलियंट मूड होता है और अच्छा लगता है, क्योंकि प्रीलिम्स निकालना भी मुश्किल हो गया है। तो फिर जब ये लोग प्रीलिम्स निकालते हैं, तो जोश जोश में आके ना टेस्ट सीरीज भी खरीद खरीद लेते हैं भाई, तब तो पैसा आ ही गया है, वाह वाह, ठीक है। ये उस वक्त तो वो होती है ना, हैप्पी शॉपिंग, हैप्पी शॉपिंग में चले जाते हैं। तो ये हैप्पी शॉपिंग में ना बहुत सारी टेस्ट सीरीज खरीद लेंगे। और इनको ना हर जगह से प्रेशर आ रहा होगा, या GS 1 से आ रहा होगा, या GS 1 से आ रहा होगा बेटा, या GS 2 से आ रहा होगा, GS 3 से आ रहा होगा, GS 4 से आ रहा होगा, इधर S से चल रहा होगा, ठीक है। और आपका फिर ऑप्शनल कहीं आ रहा होगा। तो आप ना फोर्सफुल मैनर में, एकदम मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करोगे और तुम रोज टेस्ट लगाना शुरू करोगे, बाय द टाइम ऑफ 15 17 18 डेज, जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अच्छे टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तुम्हारा फीडबैक भी अच्छा नहीं आ रहा है, और तुम्हारे को कोई रिलेटिव कॉपी अच्छी दिखाई देगी, कोई पूछो तो यही, तुम मांगो तो यही, अब बताएंगे फिर। झूठ तो बोल नहीं सकते कि बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, झूठ तो नहीं बोल सकते, दिखाएंगे। उस वक्त पता है क्या होता है, मैंने ये देखा है, जिन बच्चों ने पहले राइटिंग प्रैक्टिस करी होती है, ये वाली इंटेंसिव राउंड, उनकी परफॉर्मेंस ना बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाएगी उनकी परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि वो हर दिन बेटर लिख रहे हैं। और ये बंदे इस वक्त ना अपनी प्रिसीजन और गलतियां देख रहे हैं, और इनके पास ना टाइम नहीं है। अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारा एक चीज अच्छी नहीं हुई, एक कंसेप्ट ही नहीं आता, अगले दिन तुम बैठ के किताब खोल के उसे पढ़ सकते हो। इस स्ट्रेस पीरियड में नहीं पढ़ सकते, प्रीलिम्स और मेंस के 80 डेज की जो विंडो है, इसमें बेटा आप पढ़ नहीं सकते हो कुछ भी नई चीज, जो है वो है। बस उसमें प्रेजेंटेशन सुधार लोगे, एक दो डायग्राम, कुछ डेटा वेटा, ये सब कर सकते हो। अगर आप करना चाहो, ऑप्शनल पे करोगे, तो फिर तुम कॉम्प्रोमाइज करोगे, फिर तुम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर दोगे कहीं। भाई समय तो 80 दिन ही है, कहीं तो कटेगा। तो अगर आपको लीवरेज लेना है, आपको एक कंपेरेटिव एडवांटेज लेना है, तो आपको क्या करना है बेटा, अभी इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करो, टाइम बाउंड मैनर में करो, दिसंबर तक ये खत्म करो। और इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा, देखो यहाँ पे माइक्रो है, माइक्रो है, मैक्रो 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 मैक्रो, और फिर ये फुल लेंथ दोबारा से माइक्रो मैक्रो। तो 2 राउंड, फिर इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस ऑफ पेपर 1 जब होगा, टेस्ट नंबर टेस्ट नंबर 6 में, और फिर टेस्ट नंबर 8 में, 4 राउंड, 4 बार माइक्रो मैक्रो रिवाइज होगी।
इसी तरीके से 4 बार इंटरनेशनल ट्रेड और ग्रोथ, इसी तरीके से बाकी। तो 4 बार रिवीजन होगा आपका। अब आप खुद सोचो कि अगर 4 बार चीज को लिख के बैठे हो तो वो प्रिसीजन में वैसे ही आ गई होगी। अब वो प्रिसीजन में आ जाएगी तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा हमेशा, अपने हाथ से लिखे हुए आंसर इतनी बार लिखे हुए हैं। और वही चीज तुम्हें एम्पावर करेगी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो जब सब लोग स्लो होंगे, टाइम बाउंड मैनर में लिख नहीं पा रहे होंगे, तो तुम टाइम बाउंड मैनर में उस वक्त लिख रहे होगे। और वो इसलिए लिख रहे होगे क्योंकि तुम पहला राउंड ले चुके हो। तो मेरा मानना ये है कि ये जो छोटे टेस्ट है इनमें से मैं जैसे एक दिखा देता हूँ। हम्म, जैसे कि ये एक स्टूडेंट का है, ये बिजी, ये स्टूडेंट का है बेटा। ये डे 5 का है। तो 5 ही क्वेश्चन दिए थे मैंने डे 5 में। और जब मैं ये दे रहा हूँ तो मैं इस चीज पे ध्यान दे रहा हूँ कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये 5 ही क्वेश्चन थे ये। ठीक है। अब इसका, इस स्टूडेंट ने अपना आंसर लिखा और ये लिख के भेज दिया। अब जैसे इसमें कुछ करेक्शन निकल के आ गई तो बता दिया लिखा हुआ है क्या है क्या नहीं। अब ये 5 ही है, तो अब देखो 5 लिखने में बेटा आपका ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए। 5 का मतलब है आप जो भी होगा तुम्हारे, जो ये साइड में मार्जिन है ना, जैसे यहाँ पे भी छोटा मार्जिन दे रखा है तो थोड़ा सा बड़ा मार्जिन बनाना। इधर भी देखो ऊपर मार्जिन नहीं है तो थोड़ा सा मार्जिन बना दोगे ऊपर, तो चेक करने में आसानी रहेगी। तो वो यूपीएससी स्टैंडर्ड वाला जो आंसर शीट होती है वही करना। वैसे मैंने एक फॉर्मेट वो शेयर भी किया था, लेकिन अगर आप अपनी हिसाब से अपनी कॉपी पे करना चाहो तो मेक श्योर कि तुम ये ऐसा ऐसा बनाओ। मतलब एक तो लिखने का यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो। क्योंकि देखो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एक जगह भर गई, ठीक है, फिर जब आप खुद रिवाइज करोगे या खुद चेक कर रहे होगे या मैं तुम्हें कोई और बेहतर कॉपी दिखाऊंगा जिससे तुम आइडिया ले सकते हो, फिर तुम उसको अपने यहाँ पे यहाँ लिख पाओगे। ठीक है, फिर जब रिवाइज करने लगोगे प्रीलिम्स में मेंस के बीच में, तो मैं कहूंगा तुम इन्हीं आंसर से ही रिवाइज करो। फिर वहां पर जब कभी रिवाइज करो तो पेंसिल लेके बैठो, पेंसिल लेके बैठो और यहाँ पर कुछ कुछ बनाओ अपना डायग्राम वगैरह, कुछ कुछ करो, इन्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करो। तो आपका जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है, आपके ये 200-300 पेज बन जाएंगे जो तुम अभी खुद लिखोगे। ठीक है। तो यही है, बस यही बताना था आपको कि इसको शुरू करो तो इसको अंजाम देना। और ये ज्यादा देर का काम नहीं है। अगर आप ये डिसिप्लिन नहीं रख पाए, ट्रस्ट मी, अगर ये डिसिप्लिन आप नहीं रख सकते तो वहां पे भी नहीं रख पाओगे। और वहां पे नहीं रख पाए तो नहीं होगा। और अगर आप यहाँ पर ये डिसिप्लिन निभा देते हो तो वहां पे निभाओगे। और वहां पर जो डिसिप्लिन निभा रहा है ना बेटा, सिलेक्शन उन्हीं का हो रहा है। बिकॉज नॉलेज वाइज किसी भी स्टूडेंट को आज के दिन हम ये नहीं कह सकते वो नहीं आता है। सब स्टूडेंट्स को सब कुछ आता है। इट्स अबाउट पर्सनैलिटी कि कौन डिलीवरी कौन कर रहा है। तो डिलीवरी करनी है आपने। ठीक है, और डिलीवरी करो अभी, ताकि तुम्हें इसका फायदा हो। बाकी के जीएस ऐसे और, मतलब एक बंदा तो सोचो टेंशन में पड़ रहा है, एक बंदा स्ट्रेस फ्री होकर पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि तुम उस 2-2.5 महीने में कॉन्फिडेंस पढ़ो, कॉन्फिडेंटली पढ़ो। तो पता है वहां पे होता क्या है, वहां पर साइकोलॉजिकल स्टेट जो होती है ना स्टूडेंट की, उस 2-2.5 महीने में वो साइकोलॉजिकल स्टेट में 2 तरीके का इफेक्ट आता है। या तो वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, या तो वो गिरती जाएगी जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा। और होगा क्या कि ये अगर यहाँ से 10,000 बच्चे चले हैं लिखने, तो बेटा मेजोरिटी बंदे इस कैटेगरी में गिरते चले जाएंगे और आखिर में निकल के आएंगे यहाँ से 1,000। और ये रीजन क्या है कि ये वही 1,000 है जो पहले से वेल प्रिपेयर्ड है, जिनको राइटिंग की आर्ट भी पता है, जिनको स्ट्रेस हैंडल करने की प्रैक्टिस भी हो गई है। अब ये जो बंदे हैं इनके माइंड में ना मिड आधे रास्ते में ये आने लगेगा कि नहीं हो, मैं टेस्ट नहीं लिख पा रहा हूँ। इसको पता चलेगा 2 महीने निकल गए, 5 टेस्ट लिखे हैं, सिर्फ 5 टेस्ट लिखे। किसी को पता चलेगा भाई एक भी टेस्ट नहीं लिखा। अब आप खुद सोच के देखो, एक बंदा वो पेपर में जा रहा है जिसने 1-2 टेस्ट भी नहीं लिखे हुए, और एक वो बंदा जा रहा है जिसने 12 टेस्ट लिखे हुए हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो दोनों को बराबर आता है, टेस्ट लिखने के बाद भी इसे कुछ ज्यादा नहीं आता इससे, दोनों को सेम आता है। लेकिन आप लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखो, इसके माइंड माइंड में फिर भी डाउट रहेगा कहीं, और इसके माइंड में
डाउट के चांसेस कम होंगे, ये कॉन्फिडेंट फील करें, क्योंकि वो 12 बार लिख चुके हैं उस चीज, और एक बंदा ने एक बार भी ट्राई नहीं किया। तो पता है क्या, जैसे मैंने तुम्हें बताया, इसको 12 टेस्टों का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, ये 12 लिखने से फायदा नहीं हुआ है। अब ये 12 के बाद कितने ही लिख ले, बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन वो जो इनिशियल बेनिफिट होता है ना, जो राइटिंग की लर्निंग का, वो बहुत मैसिव होता है। अब कोई बंदा अगर एक दो तीन ही चार एक ही बार राउंड लेके जा रहा है, या 2 बार राउंड लेके जा रहा है, कच्ची पक्की जा रहा है, तो उसको तो डिसएडवांटेज होना ही है। अगर इसने 3-4 बार बढ़िया से अभी लिख लिया, और वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सिर्फ 4-5 फुल लेंथ भी दे पाया, तब भी वो सही है, क्योंकि वो अपनी मार्जिनल इंप्रूवमेंट पहले राउंड्स में कर चुका है। तो यही है, यही आपको बताना था। दो दो ग्रुप होंगे तुम्हारे में से, जिसने बिल्कुल कभी कुछ नहीं लिखा है, तो भाई वो ओपन बुक करो, भागो मत। और उन लोगों के लिए क्या है, वो अपना मेमोरी बेस कब करें, यहाँ पर करें, जब फुल लेंथ आए तो भाई अपना मेमोरी बेस लिखो, टाइम बाउंड मैनर में लिखो, बिना ओपन बुक, मेमोरी बेस और टाइम बाउंड मैनर। जिन्होंने असाइनमेंट पहले कर रखे हैं, वो अपनी प्रैक्टिस यहीं से शुरू करो, रिवाइज करो, टाइम बाउंड मैनर में लिखो, और सबमिट करो, ठीक है। बस यही बताना था, और कुछ डाउट किसी को? हेलो, हेलो, आप बताओ बेटा। सर वो मतलब मैक्सिमम 30 डेज ही होना है ना, मतलब बेटा देखो, ऐसा कुछ नहीं है हम्म। 30 डेज, लेकिन तुम खुद सोचो, तुम्हारा फायदा हाँ उतना हाँ ज्यादा है सर। जितना जल्दी तुम करोगे। सर है? एक और छोटा सा डाउट था, मतलब और सोचिए मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने लगातार 10 दिन कर दिया ना, है, यस सर, यस। तो भाई तू रोज करेगा, फिर तेरे को मजा आ जाएगा इस प्रैक्टिस में। तुम्हारा जो इनडिसिप्लिन होने का जो रेंज है ना, वो यही है इसमें, यहाँ पे ये पार कर गए ना, तो तुम रोज ही करोगे फिर, क्योंकि तुम्हें इस प्रैक्टिस में मजा आ जाएगा, इसमें कंफर्टेबल फील हो जाओ। तुम्हारा एक रूटीन बन जाएगा कि मैंने रोज सुबह उठना है, मैंने 2 घंटे 1.5 घंटे इस क्लास को देने हैं, फिर उसके बाद मैंने जीएस। और दूसरा ये कि जितनी जल्दी से कर लोगे, तो दिसंबर में ही जीएस प्रीलिम्स में जा पाओगे। अभी आपका आज क्या है, अक्टूबर 18 है, या पता नहीं 19 होगा, 19 होगा। तो अभी भी आपके सर 10 दिन है। 20, ट्वेंटी अक्टूबर। अच्छा 20 है, तो कल 21 है, तो कल से करना शुरू करो। तो आप सोचो, अक्टूबर गया, नवंबर गया, भाई दिसंबर के फर्स्ट वीक में, या 10 दिसंबर को, या मैक्स टू मैक्स 15 दिसंबर तक अपनी डेडलाइन रखो। तो 15 दिसंबर तक भी अगर आप उसको करके निकल गए, तो आप 15 दिन दिसंबर के गेन करोगे ना, उसका फायदा होगा। और सर यहाँ पर, हाँ, एक और बात था सर, मतलब सर ये तो हम लोग ने मतलब जो है और पूरा बेटा एक और फाउंडेशन। चीज, हैंड राइटिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हैंड राइटिंग का मैं तुम्हें बता दूं, नुकसान होएगा। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उस पर काम करो, करना पड़ेगा तुम्हें। देखो, ये कॉपी दिखाता हूँ तुम्हें, इस हैंड राइटिंग को चेक करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, इस हैंड राइटिंग को चेक करने में काफी प्रॉब्लम होती है, इसको देख के भी बंदे को समझने में प्रॉब्लम होती है। अब आपको खुद अच्छी नहीं लगेगी, मैं तुम्हें ये चेक करने के लिए पकड़ा दूं, तुम्हारे लिए बर्डन है ये, तुम्हारा मन नहीं करेगा चेक करने का। तो हैंड राइटिंग को आप कैजुअली नहीं ले सकते। अगर आप सोच रहे हो कि हम हैंड राइटिंग को कैजुअली ले लेंगे, तो कैजुअली नहीं ले सकते कि हैंड राइटिंग से कुछ नहीं होगा, मैं बहुत बढ़िया गजब कंटेंट लिख दूंगा। ऐसी बात नहीं है, कंटेंट की वैल्यू है, लेकिन अगर कंटेंट आपको समझ में ही नहीं आ रहा बेटा, तो फिर क्या ही फायदा है। तो जिसकी हैंड राइटिंग खराब है, उसको ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि हैंड राइटिंग से तो ऐसा कुछ है नहीं। आपको हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो जबरदस्ती चेक कर दूंगा, वहां पर जो एग्जामिनर है, वो तो आपकी चीज समझ नहीं आ रही तो नहीं आ रही भाई, उसने थोड़ी ना पेन लेना है। तो हैंड राइटिंग से कंप्रोमाइज मत करना, अगर आपकी हैंड राइटिंग कम अच्छी है, तो उसे बेटर करो। मतलब इतनी लेजिबल तो वो हो ही सकती है, इतने सारे टेस्ट लिखने के बाद, के साफ सुथरी ढंग से समझ में आने लगे। कुछ तो ट्रिक्स है वो, लेकिन तुम धीरे धीरे लिख के ही सीखोगे। जैसे कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छा ये करते हैं, जहाँ पर एकदम जो बुक वाली फॉर्मेट होती है ना, कभी देखा है ना बुक में, ये डायग्राम बना होगा इधर, ठीक है, इधर बॉक्स बना के ना, उसका क्विक 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 एक्सप्लेनेशन लिख दिया, ऊपर इंट्रोडक्शन दे रखा है, फिर कोई इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो उसको बॉक्स में डाल दिया, फिर एंड में कंक्लूजन कुछ डाल दिया, और फिर नीचे एम्पेरिक्स लिख दिया, कोई इंडिया की इकोनॉमी से लिविस मॉडल, जैसे लिविस मॉडल को इंडियन इकोनॉमी से, या कुछ नेट्स कर्व इनइक्वालिटी के
कुछ आ गया ऐसा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो वो एम्पेरिक्स आपने लिख दिया। तो इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है आपको कि बहुत प्रेजेंटेबल हो, बहुत प्रेजेंटेबल। जैसे कई स्टूडेंट्स मैंने ये भी देखा है बल्क में लिखने की कोशिश करेंगे, बल्क में मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन ना, बिना पैराग्राफ्स डिवाइड करे यहाँ से शुरू करके पूरा 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 भर दो। बट ऐसे नहीं, इससे क्या होता है कि विजिबिलिटी जो होती है ना अच्छी नहीं रहती। तो आप जैसे कि छोटा इंट्रोडक्शन ही लिखा है, कुछ और लिखा है, या कुछ एक कंसेप्ट को थोड़ा सा बारीकी में होता है, जैसे कि एग्जांपल दो कि परेटो एफिशिएंसी के बारे में कुछ क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम ऑफ इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉम्पिटिटिव जो है परेटो एफिशिएंट होता है बट इक्विटेबल नहीं। तो पता है एक लड़की ने ऐसे कर रखा कि परेटो एफिशिएंसी की डेफिनेशन दी थी ना, तो उसको बॉक्स में डाल दिया। वो अलग से अच्छी सी डेफिनेशन दिखाई दे रही है प्रेजेंटेबल। स्टार्टिंग में कुछ इंट्रो लिखा है, फिर उसने वो डेफिनेशन उस बॉक्स में डाल दी। तो बॉक्स में डालने के बाद फिर वो यहाँ पे कुछ अपना आंसर लिख रही है। जहां पर भी तुम्हें मौका मिले कोई ऐसे टाइप का क्वेश्चन है जिसको आप टेबल फॉर्मेट में बना सकते हो कि अच्छा दो टाइप के, अच्छा जैसे कि मेरे को कोई एक इम्प्लीकेशन बताना है कि भाई शॉर्ट रन में ये है, मीडियम रन में ये इम्प्लीकेशन हुआ, यहाँ पे मॉनेटरी, यहाँ पे फिस्कल, ऐसे डाल दो। ये इनोवेटिव टेक्निक्स कब करोगे, इसीलिए जरूरी है अब लिखना, क्योंकि ये इनोवेटिव टेक्निक्स उस वक्त नहीं होती, और उस वक्त आपको बहुत जेलसी और गुस्सा फील होएगा। क्यों? क्योंकि कोई तो कर रहा होगा, और जो ऐसे कर रहा होगा तुम्हें बड़ा गुस्सा आ रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि यार सेम कंटेंट है लेकिन मेरे को खुद देखने में उसका ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये इनोवेटिव ट्रिक्स, इनोवेटिव टेक्निक्स, ये बारीकियां, ये बारीकियां बेटा उसी को आती है जो पहले इंटेंसिवली राइटिंग करता है, फर्स्ट राउंड में अच्छे राइटिंग कर लेता है। अब आप ये नहीं करोगे तो यू विल बी एट अ डिसएडवांटेज। अब पेपर टू में तुम बहुत सारी चीजें सीखोगे क्रिएटिविटी बनाते, क्योंकि मैं खुद देख के हैरान था। मतलब मैं नहीं कर सकता अपने ही स्टूडेंट्स जितना बेटर, अगर मुझे तुम लिखने के लिए बोलो। मैं खुद देख के हैरान था कि बहुत इनोवेटिवली कोई भी ग्राफ बना के ऐसे बच्चों ने भाई बहुत करते हैं, मतलब क्रिएटिविटी, खासकर लड़कियां बहुत क्रिएटिविटी डाल देती हैं। वो क्रिएटिविटी जो है एक दिन में नहीं आती, कहने का मुद्दा ये है, वो क्रिएटिविटी बार बार। तो इसीलिए ये पॉइंट है अभी आपको दिखाने का। और एक और चीज, जब तुम ये राइटिंग कर लोगे खासकर पेपर टू में, तो बेटा आपको एक और फायदा होगा। पेपर टू में तुम सारे टाइप के आंसर कर चुके होगे, तो तुम्हारे खुद के इतने सारे ग्राफ्स बना चुके होगे तुम, कि जैसे इनइक्वालिटी का ग्राफ बना रखा होगा इंडिया का, जैसे जीडीपी का कोई इंडिया का ग्राफ बना रखा होगा, तुम्हारे खुद के इतने ग्राफ टेबल डेटा हो जाएंगे। मैं देख रहा था लास्ट में इस बार जब मेंस के बच्चे जब लिख रहे थे, कई बंदों ने तो भाई बहुत ही बढ़िया मतलब टेबल और डेटा बना रखे हैं, और कई बंदे बस उसको लाइन में ना फिक्स कर रहे हैं, मतलब सेट कर रहे हैं डेटा को। एक तो प्रेजेंटेबल डेटा एक लाइन में लिखा हुआ है, समझ रहे हो? और ये चीज बहुत 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 सीवियर इम्पैक्ट डालेगी, और यही आपको क्या कहते हैं, मार्क्स दिलाता है, और यही पेपर में सुपर हिट बनाता है। अगर आप सोच रहे हो ना नॉलेज से, नॉलेज से नहीं है बेटा। नॉलेज नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन ये इंटेंसिव राइटिंग है। ये जो कर लेता है भाई वो बढ़िया हो जाता है। अब ये जो करने को कोई भी कर सकता है, आप घर पे बैठ के अपने कर लो, आपको जरूरत नहीं है इसकी टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज में कोई ये करवा रहा है बंदा, तो बस एक डिसिप्लिन रख लेगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल देगा, और तुम्हें और आइडियाज बता देगा, क्योंकि वो आदमी तो कई लोगों को देख रहा है ना। मैं तो कई बच्चों की कॉपीज को देख रहा हूँ। तो ये वाली चीज हमारे ऑप्शनल में मिसिंग थी, हमारे ऑप्शनल में इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कराते। एंड में क्या होता है, प्रीलिम्स और मेंस में बच्चों को वो स्ट्रेस होता है, वो टेस्ट सीरीज निकाल दी 10-12 हज़ार रुपए की दे दी, किसी ने लिख लिया तो ठीक, नहीं लिखा तो उनके तो पैसे बन गए। ये ऐसा इंटेंसिव, ये वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये इंटेंसिव जो काम है ना, ये रिजल्ट देगा। इंटेंसिव है ये, इसीलिए जब आपने देखा होगा तो शुरुआत में लगा होगा कि सर ने ये क्या अनइमेजिने मतलब अनमैनेजेबल और ज्यादा ही एम्बिशियस बना दी। बेटा कोई एम्बिशियस नहीं है, 5-5 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन ये तुम्हारा रिदम सेट करती हैं, तुम्हारे को एक ही काम बार बार कराती हैं। यानी 300 को 400 क्वेश्चन तुम्हें मैं इंटेंसिवली लिखवा दूंगा, वो तुम्हारा सेट कर देगा परफॉर्मेंस। और ये चीज हम पहली बार ही कर रहे हैं, क्योंकि पहले के बच्चों को तो ये कर नहीं पाए।
लेकिन इस साल तुम लोग अगर चाहो तो तुम लकी भी हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारा फायदा है इसमें, क्योंकि ये तुम्हारी इंटेंसिव प्रैक्टिस बाद में बहुत काम आएगी। पिछली बार तो ऐसा आइडिया मेरे को भी था नहीं, इस बार ट्राई किया तो लगा कि ये चीज का फायदा है। ठीक है, और कुछ है तो बताओ बेटा, बाकी वरना फिर अपना काम करना शुरू करना, और टाइम वेस्ट मत करना, पॉजिटिव रहना, और इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस से मैं तुम्हें गारंटी से कह रहा हूँ। एक और चीज, आप ये मत समझो कि आपसे इंटेलिजेंट कोई है, बहुत लोग हैं एक से एक बढ़ के, एक से एक काबिल लोग हैं। लेकिन अभी ना रिसेंटली एक रैंक 2 था जो टीना डाबी के टाइम पे, एक बंदा, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक मुस्लिम कैंडिडेट था, उसने बहुत बढ़िया बात बताई थी। उससे काबिल लोग उसको मिले थे जिंदगी में, लेकिन सब काबिल लोग पहुंच नहीं पाते बेस्ट जगह पे। तो हालांकि उन्होंने कुछ और कॉजेज बताए, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, मिजरी, पॉवर्टी, पर वो वाली चीज तो आपके साथ तो यहाँ है नहीं। तो इसके अलावा ये रीजन हो सकता है लेजी। कोई इंसान अगर बेटा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है ना, बट वो लेजी नहीं है, तो वो जीतेगा। और कोई इंसान कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर रैबिट वाली बात है, लेजी है ना, तो वो नहीं हारेगा। तो ये जो 30 दिन है ना, इस 30 दिन को आप एक मौका समझो तुम्हारी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करने का। ये पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन गेम है। 30 दिन जबरदस्त पसीने में मजबूरी में बैठा हुआ आदमी लिख रहा है, मन तो नहीं कर रहा लेकिन लिख रहा है। जब मन नहीं कर रहा है ना, और कोई चीज जब कर रहे हो मजबूरी में, वो आपकी कैपेसिटी और आपका मेंटल स्ट्रेंथ एकदम से इतनी एनहेंस कर देगी। तुम जब 30th डे पीछे मुड़ के देखोगे, तुमने इतने सारे लिखे होंगे भाई, तुम्हें लगेगा कि ये मैंने क्या कर दिया, कि इतना सारा 30 40 45 दिन में पूरा ऑप्शनल रिवाइज करके हाथ से लिख डाला। और ये जो फीलिंग होगी ना, ये तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि ऑप्शनल मतलब तुमने 2 जीएस के पेपर ऐसे निपटा दिए, उससे भी ज्यादा कहूंगा मैं तो फिर तुम वो जीएस में भी कर दोगे। तो आप बेसिकली, इसके 2 एडवांटेज है। एक तो आपका जो दिखाई दे रहा है टेंजिबल, कि आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो गई, आप टेस्ट लिख रहे हो। एक इनटेंजिबल साइकोलॉजिकल, जिससे तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ गई है, कि भाई इतना सारा काम, इतना सारी लिखाई 30 35 40 दिन के अंदर करी जा सकती है। ठीक है बेटा, और फिर ये छोटे जो इसके नोट्स बनेंगे, जो माइक्रो नोट्स बनेंगे इनके, वो आपका एडवांटेज। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है तो कल से काम करना शुरू करो। और ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया। जिन्होंने असाइनमेंट लिखा हुआ है भाई, 45 मिनट का काम है आपके लिए, 45 50 मिनट बस। जिन्होंने असाइनमेंट नहीं लिखा हुआ है उनके लिए भी अगर मैं बताऊं, तो 3 घंटे से ज़्यादा सर नहीं हो, दो मतलब तीन घंटे रिवाइज में कितना टाइम देना चाहिए? मतलब आपने तो लिखने का बता दिया, तभी भी सर हाँ रिवाइज में बेटा, जो भी रिवाइज में, रिवाइज में बेटा देखो, पहला क्वेश्चन, पहला ये टेस्ट आएगा आपके पास। ठीक है, नहीं, हाँ सर, मतलब जो ये पहला है तो मतलब जितने टॉपिक है यहाँ परफेक्ट कंपटीशन लेके ये सप्लाई और डेरिवेशन, तो सर कितना मतलब टाइम देना चाहिए सर वो रिवाइज करने के लिए? बेटा मैं बता तो रहा हूँ, वही तो तुम्हें बताया मैंने। आप ये पहला जो है, इसमें 5 6 7 क्वेश्चन होंगे, या 4 5 6 क्वेश्चन होंगे, डिपेंडिंग अपॉन, किसी दिन 7 क्वेश्चन होंगे, किसी दिन 5 होंगे, किसी दिन 4 होंगे, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो आपको उसी टाइम पे ये देखना है कि ये कितने टाइप देर के क्वेश्चन है, कितने टाइप के क्वेश्चन है, कितनी देर लगेगी इस क्वेश्चन में, और उसके हिसाब से तुम्हें वो लिख के देना है। कई बार तुम्हें बहुत आसान लगेगा टेस्ट, उस दिन जल्दी हो जाना चाहिए। तो ये सब्जेक्टिव है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता, कई बार ज्यादा नहीं टाइम सर, लग जाए। मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ सर लिखने का बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं मतलब इन जनरल जब हम लोग पढ़ेंगे उसका बात कर रहा हूँ मैं। बेटा वो वही तो कह रहा हूँ, सब्जेक्टिव है ना, मुझे क्या पता तेरे को ओके कितने ओके दिन ओके हो सर। गए रिवाइज करे हुए, ओके ओके और कितना आता है। अब अगर मान लो परफेक्ट कंपटीशन ये पहले वाला दिन है, इसमें तो क्या ही करना होगा तुम्हें, दो एक टू वन टू वेलफेयर थ्योरम जल्दी से देख लोगे, लेबर सप्लाई कर देख लोगे, किंग डिमांड कर देख लोगे, चैम्बरलिन का मॉडल देख लोगे। ये 3 4 चीज दिखाई दे रही है इस बॉक्स में, और ये जल्दी से देख के इनको फिर तुम्हें प्रिसीजन के साथ लिखना है। लेकिन एक काम पे जरूर ध्यान देना, प्रिसीजन के साथ लिखना, गंदा मत लिखना जल्दी के चक्कर में। अगर आपको लग रहा है, आपको टाइम लग रहा है, तो ले लो, क्योंकि टाइम का प्रेशर आप यहाँ पे ले सकते हो। ये फुल लेंथ जब आएगा, यहाँ पे टाइम का प्रेशर लो, इसमें तुम्हें लेना ही चाहिए। लेकिन ये बाकी जो टेस्ट हैं, इनमें मैं ये कहूंगा कि प्रिसीजन मैटर, क्योंकि जो आपकी करेक्शन होनी है ना, वो यहाँ पे होनी है।
क्योंकि ये जो तुम डेली बेसिस पे दोगे ना, इसमें करेक्शन होगी। इसमें तुम्हारी शीट में 4 साइड बनाना है, ऐसे ऐसी कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारी साइड में लिखा जाएगा कि यार ऐसे कर सकता था, ये कर सकता था, ये होता, आपने ये चीज़ यहाँ पे मिस कर दी, और ये, ठीक है। ये चीज़ आपको डेली लेवल पे ही इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये तुम्हारी जो शीट बनेगी ना, ये पहले कुछ दिनों की, ये बहुत मैटर करती है, क्योंकि यही तुम्हारी रिवीजन स्ट्रेटजी है। यही शीट्स, तो इनको अच्छे से करो, फिर यहाँ पे अपना टाइम बाउंड मैनर में करो। और अगर कोई इन्हें भी टाइम बाउंड मैनर में कर सकता है तो बहुत बढ़िया। मैंने एक रफ एस्टिमेट बता दिया, अगर मैं होता और मैंने असाइनमेंट लिखे होते, तो मैं 45 से 50 मिनट लगाता रोज का एक ये मिनी टेस्ट करने में। अगर मैंने कुछ भी नहीं कर रखा होता, बस मैंने एक बार रीडिंग ली है, सिलेबस याद है, मुझको रोज देख के पढ़ के करना होगा, तो मैं ये सारा काम कर देता मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स में। मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स मैं 1 1.5 घंटा रीड करता, 1.5 आवर दे देता मैं रीडिंग को, और 1.5 आवर में मैं लिख देता, और फिर मैं अपना जीएस करने चला जाता। तो ऐसा नहीं है तुम जीएस के साथ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे ही देने हैं तुम्हें इसे, और वो भी नेक्स्ट 45 to 50 डेज। उसके बाद तुम छोड़ जाना ऑप्शनल, और तुम्हारा पैक होके रखा गया। और जिसको आता ही है वो 45 मिनट्स में। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है बेटा, मैं कमेंट नहीं कर सकता, हर इंडिविजुअल की कैपेसिटी अलग है। क्या पता कोई कितनी जल्दी कर दे, 20 मिनट में भी कर सकता है। किसी को अगर रिकॉल है, वो डायग्राम देखेगा जल्दी जल्दी, इसका कुछ इक्वेशन देखेगा, थ्योरम देखेगा, डायग्राम देखेगा, और वो कर देगा 20 25 मिनट में। तो ठीक है, मुद्दा ये है कि फिनिश फिनिश इट। वंस यू स्टार्ट यू फिनिश इट। अगर आप कल से नहीं कर पा रहे, तो जिस दिन से स्टार्ट करो, उस दिन से डिसिप्लिन के साथ। मान लो तुम 1 नवंबर से कोई तुम में से शुरू करना चाहे, तो भाई फिर सोचो कि जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, भाई मैंने रुकना नहीं है, मैं 30 दिन के ट्रिप पे हूँ, और घर में मैं पहुंचूंगा ही 30 दिन के बाद, इंटेंसिवली करता। और बाकी किसी ने भाई तोड़ फोड़ के करना है, तो मैं क्या बताऊं, वो आपकी इच्छा है। बट द मोर कंसिस्टेंट यू विल बी इन दिस प्रैक्टिस, more disciplined and more sticky to the deadline you will be, the more benefit you will derive। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके फिर, हो गया मेरे ख्याल से, कुछ बचा नहीं है। ठीक है बेटा, मैं ये शेयर कर दूंगा, क्या कहते हैं, एक राइटिंग ग्रुप है, उस पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और उस पे ये सबको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा चेक उसी का होगा जिसने फी पे की है, ठीक है। आप में से कोई अगर नहीं कर पाए, फी या कुछ भी रीजन हो, कुछ भी, तो तुम वहां से देखते रहना, ठीक है। बुकलेट देखते रहना, मतलब टेस्ट देखते रहना, और टेस्ट के हिसाब से अपना करते रहना प्रैक्टिस, वो भी बहुत है। लेकिन इवेल्युएशन के लिए बेटा कुछ तो इंसेंटिव चाहिए, तो उसके लिए ये चार्जेबल है, मैंने आपको बता दिया जो फीस, ठीक है। और कुछ करें फिर खत्म, ठीक है। फिर ये राइटिंग वाला ग्रुप है, उसमें मैं कल से ये आने लग जाएंगे, और अपने अकॉर्डिंग आप करना फिर उसे। बट एट द एंड यही कहूँगा, एक बार शुरू करो, खत्म करो। बीच में छोड़ दिया तो मजा किरकिरा हो जाएगा। ओके देन। ओके सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट।